हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने इसरो का जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है HSFC की तरफ से, उसका हमने रिव्यू किया था। डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ आए हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसरो की तरफ से लाई गई है। तो आप सभी जो भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो फॉर्म फिलअप कर लें। बहुत अच्छी लेवल की जॉब है, लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, तो आज हम लेकर के आ रहे हैं इसरो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो रिसेंटली 18 अप्रैल 2024 को देखने को मिली थी। ये है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज़ दैट ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन। ठीक है, चलिए वी गो फॉर नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 sin 471t इज अप्लाई टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर विच इज़ इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms. If the resistance of the rectifier is infinite in one direction and zero in the other, find the RMS value of the current drawn from the supply source. ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स दिया गया है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे RMS वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, RMS वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप जानते हैं क्या होता है कि आपको दो चीज़ चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों ही गिवन है। बट यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है ना, वो आपका पीक वोल्टेज गिवन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पीक वोल्टेज को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो सर्किट है ये हाफ वेव है या फुल वेव है। तो आप देखिए यहाँ पे ये हाफ वेव सर्किट है। ठीक है, तो हाफ वेव सर्किट को जब हम कन्वर्ट करते हैं आरएमएस में तो ये क्या हो जाता है, Vm/2। ठीक है, तो जैसे Vm/2 हो जाता है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200/2 मीन्स 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो 100 वोल्ट्स हो गया और रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 40 ओम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बस बहुत सिंपल है, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमारे पास दो डेटा आ चुकी है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फार्मूला में, ओम्स लॉ वाला फार्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, ये 100 बाई आपका 40 क्या हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। ठीक है, इस तरह आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस को देखिए हमेशा क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाफ वेव है या फुल वेव है। ठीक है, तो अगर ये फुल वेव रहता तो ये यहाँ पे क्या हो जाता, Vm/√2 हो जाता आपका RMS निकालने के लिए। बट यहाँ पे हाफ वेव मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, Vm/2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने जो भी है, जिनका भी क्वेश्चन पेपर है ये ऑप्शन बी मार्क रखे हैं कि ये इसलिए बी मारे होंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका वैल्यू जो है ना, Vm/√2 के हिसाब से जो है कि उनका डेटा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि Vm/2 के हिसाब से जो डेटा आया हुआ था, Vm/√2 के हिसाब से, तो इनका जो है ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ये चीज़ को रिपीट ना करें। ठीक है, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमारा ये है, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंपेयर्ड विद डैश इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, उसी तरह हमारा इसका एनालॉगी पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, फिर उसका एज इट इज़ क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कंडक्टिविटी है ना, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में हमारा उसके एनालॉगी क्या होता है, उसके एनालॉगी होता है यहाँ पे परमिएबिलिटी, जिसको हम कहते हैं हेनरी पर मीटर। ठीक है, इंडक्टेंस पर मीटर मीन्स अगर कोई एक कंडक्टर है तो पर मीटर में उसका कितना इंडक्टेंस हो रहा है। ठीक है, हेनरी पर मीटर, और हेनरी का क्या होता है यहाँ, सॉरी इंडक्टेंस का क्या होता है यहाँ पे, ऐसा यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिसकी भी बेसिक हम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो आराम से टैकल कर सकता है क्वेश्चन को। चलिए वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे कम्यूटेटर इज़ यूज्ड इन द डीसी जनरेटर फॉर व्हाट। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्यूटेटर जो होता है डीसी जनरेटर में, कम्यूटेटर क्या काम करता है, मतलब क्या काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शंस दिए हुए हैं, कन्वर्टिंग AC टू DC, या फिर आपका कन्वर्टिंग DC टू AC। ठीक है, ओनली फॉर कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू बसेस। ठीक है, और
कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि कम्यूटेटर जो होता है एक डीसी जनरेटर में जब कम्यूटेटर लगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे वो क्या करता है, आपका एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि वहाँ पर जो आपका कम्यूटेटर होता है उसमें क्या करता है, आपका जनरेट तो एसी करता है, बट जब हम उसे बाहर किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, उसे डीसी में कन्वर्ट करके भेजता है। ठीक है, तो ये वर्क यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क एज अ रेक्टिफायर काम कर रहा है। ठीक है, डीसी जनरेटर में। और यही सेम चीज़ अगर वो मोटर में साथ अगर हम कनेक्टेड करेंगे कम्यूटेटर को, तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो डीसी टू एसी करता है। मीन्स क्या करता है, वो एक एज अ इन्वर्टर सर्किट, एज अ इन्वर्टर की तरह वो काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए वी गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेजर्स डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज़ हुआ है प्योर रेसिस्टिव। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्योर रेसिस्टिव। प्योर रेसिस्टिव सर्किट मीन्स होता है वो कि अगर कोई सर्किट है जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस कनेक्टेड किया गया है, ठीक है, अगर उसमें किसी तरह का इंडक्टर सर्किट नहीं है, ठीक है, वो किसी तरह का इंडक्टेंस या किसी तरह का कैपेसिटर सर्किट नहीं कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, ये रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। ठीक है, एक सोर्स के साथ में, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सोर्स के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। तो इसमें क्या होगा ना कि किसी तरह का आपको मतलब कि लीडिंग या लैगिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मीन्स इसमें जो फाई होगा ना आपका 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो साइमल्टेनियसली होगा, दोनों एक ही सर्किट पे लाई करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा यहाँ पे, कि मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके कारण क्या होगा, हमारा फाई जो है यहाँ पे, फाई एंगल मतलब बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट 0 होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें पावर फैक्टर निकालेंगे, पावर फैक्टर इसका यूनिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर हमारा सर्किट है इसमें क्या होगा ना, ये देखिए हमारा, इसी में आपका वोल्टेज भी रहेगा और करंट भी रहेगा। ठीक है, विदाउट एनी कोई फेज़र एंगल। ठीक है, या फेज़र डिफरेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ये वाला ऑप्शन नंबर सी, जिसमें किसी तरह का फेज़र एंगल नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भले डिफरेंस है, अब देखिए यहाँ पे भले मैग्नीट्यूड जो है कि वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, वोल्टेज और करंट का, बट यहाँ पर जो है एकदम साइमल्टेनियसली वो लाइज कर रहे हैं एकदम सेम एंगल पे, वो दोनों का दोनों जो है हम बहुत एक्यूरेट वे में जा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैगिंग लीडिंग का आपको दिखेगा कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट ये आपको अगर सही आपको प्रॉपर बेसिक्स पता नहीं है तो आपको ये एक ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। देन वी गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले द लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो किस तरह का प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, किस तरह का प्रॉपर्टी को वो मतलब कि एक्वायर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो जो होता है ना, वो लिक्विड वाला प्रॉपर्टी भी करता है। ठीक है, और सॉलिड वाला भी करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स देख करके जाना है, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मतलब इसमें पूछ रहा है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई भी सब्सटेंस को इलास्टिक बनाने के लिए इसमें से क्या क्या चीज़ जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए हैमरिंग और एनलिंग करने से भी जो है वो सब्सटेंस इलास्टिसिटी वे में जाता है। ठीक है, एडिंग इम्प्योरिटी इन अ सब्सटेंस, इससे भी जो है कि होता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज करने से भी जो है आपका सब्सटेंस जो है सब्सटेंस का इलास्टिसिटी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए वी गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू एन इंटरमीडिएट कैपेसिटर टेक्स प्लेस इन डैश कन्वर्टर। इसमें जो है किसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कुक कन्वर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेमोरी कोस्ट बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं, आप अगर बेसिक्स देख करके जाइएगा तो आपको यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द एडिशन ऑफ एंटीमनी टू प्योर सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते होंगे कि एंटीमनी जो होता है, ठीक है,
एंटीमनी जो होता है आपका, ये एक तरह का पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो होता है वो हम क्या करते हैं, किस में ऐड करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बस आप खाली देख के जाइएगा, किस तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर सिंगल फेज कैपेसिटिव एसी सर्किट, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। तो वो मतलब कितना पावर कंज्यूम करेगा। जैसे कि हम जानते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक टर्म है कॉस फाई मीन्स पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर जो होता है कोई भी प्योर सर्किट का, जैसे कि अगर कैपेसिटिव हो गया, ठीक है, या फिर इंडक्टिव हो गया, दोनों का क्या क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए ना कि एक कैपेसिटिव सर्किट है, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा और यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। करंट मतलब 90 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज के कंपेयर में, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा सा किचपिच हो गया है, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, सॉरी, ओके। अगर मान लीजिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज और ये करंट, ठीक है, यहाँ पे करंट, ठीक है, ये 90 डिग्री से लीड करेगा करंट कैपेसिटिव सर्किट केस में। और क्या होगा, इसका पावर फैक्टर जो होगा कॉस फाई, ये ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे फाई 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सॉरी मैं लिखने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फाई जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिस कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर जैसे ही ज़ीरो होगा, तो हमारा देखिए फार्मूला में अगर हम पुट करते हैं वी आई कॉस फाई, ठीक है, तो ये टर्म जैसे ज़ीरो ज़ीरो होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। और अगर पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये ज़ीरो पावर कंज्यूम करेगा। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, देख के जाइएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान बस रखिएगा और आपका बहुत सही आप अप्रोच कर सकते हैं। सॉरी, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज़, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, मतलब इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो है कि आपका लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी बाई एल बाई ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखिए इसके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये रेजिस्टिविटी के साथ क्या है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको देख करके जाना है। रेजिस्टेंस क्या है इसके साथ, डायरेक्टली, ये भी सही है, ये भी सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेचर ऑफ द मटेरियल वही हो गया, रेजिस्टिविटी को ही नेचर ऑफ द मटेरियल कहते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन है, और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए वी गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, इन बक कन्वर्टर इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ डबल द आउटपुट रिपल बिकम्स, ठीक है। जैसे ही इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे ही बक कन्वर्टर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो, देखिए मैं दिखला, देखिए यहाँ पे इन बक कन्वर्टर जो होता है, इसमें क्या होता है ना, एक रिलेशन है आपका रिपल आउटपुट का और फ्रीक्वेंसी का। रिपल आउटपुट जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर ऑफ इन्वर्स होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या करेंगे ना, डबल करते हैं ना इसमें, तो जैसे ही हम इसमें डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिपल हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये सब चीज़, सॉरी ये ऑप्शन ये थोड़ा हिल जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसे हटा देता हूँ। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, जिनकी बेसिक मतलब स्ट्रांग है वो मतलब आराम से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। वी गो फॉर आवर नेक्स्ट, बकल जिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बकल जिले आप जानते होंगे कि बकल जिले जो होता है वो हमारा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है। किसमें कहाँ पे लगाया जाता है, ये जो एक मेन टैंक होता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर, ठीक है, कंजर्वेटर
टैंक आप देखते होंगे सिलेंडर टाइप का जो ऊपर में लगा रहता है ट्रांसफार्मर में, उन दोनों के बीच में जो है ऐसा करके इसका शेप होता है, ठीक है, इस तरह का शेप होता है, ठीक है। इसमें से ऑयल जाते रहते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि किसी तरह का लोड बढ़ता है तो क्या होता है, इसमें आपका ऑयल फील्ड होते हैं, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है ना, उसमें कार्बन पार्टिकल्स बनना शुरू होते हैं और इसमें मरकरी स्विच जो लगा हुआ रहता है ना, इसको ये मूव करवाता है और यहाँ पर हमारा अलार्म सर्किट जनरेट होता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका बकल्स रिले होता है ये किस में लगा हुआ रहता है, एवव 500 kVA का ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वी गो फॉर आवर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14। और डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क हैविंग रेसिस्टेंस R1 R12 R23 एंड R31, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन वन ऑफ द स्टार कनेक्टेड ब्रांच R1 विच इज़ इन बिटवीन R12 एंड R31। हाँ, तो देखिए इसमें मेनली क्या बोला गया है ना, एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ देखिए एक नेटवर्क है डेल्टा कनेक्टेड इस तरह से, ठीक है, नेटवर्क है। इसमें क्या है कि आपका तीनों रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R12, ठीक है, एक R23, ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और ये तीसरा है R31। हमको क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है ये तीनों चीज़ का, ठीक है, मतलब स्टार कनेक्टेड करना है, मीन्स इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा टू स्टार में, ठीक है। तो आप ये स्टार वाला आराम से फार्मूला लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें आप जैसे कि जानते हैं R1 इक्वल टू क्या होता है, R2/R3, और इन्वर्स में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला का अप्लाई करके देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया है ये फार्मूला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी है इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप इसको देख लीजिए बढ़िया से, देखिए जूम करता हूँ, देखिए ये है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे दिया गया है हॉपकिंसन टेस्ट ऑन डीसी मशीन। हम लोग जैसे कि जानते हैं हॉपकिंसन टेस्ट क्या होता है। हॉपकिंसन टेस्ट हमेशा क्या होता है कि फुल लोड पे ये किया जाता है, ठीक है। फुल लोड पे जो है हॉपकिंसन टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में भी होता है और डीसी मशीन में भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और नो लोड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नो लोड के लिए हम लोग स्विनबर्न टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए वी गो फॉर नेक्स्ट। कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर फॉर R1 इक्वल टू 2.5 किलो ओम्स एंड C1 इक्वल टू 0.05 माइक्रोफैराड। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है। कैपेसिटर भी दिया हुआ है, सॉरी ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, 0.05 माइक्रोफैराड, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आप लो पास फिल्टर जानते होंगे कि ऐसा होता है इसका लो पास फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे लो पास फिल्टर का ऐसा सर्किट होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसमें बस क्या है ना, बहुत एक सिंपल सा आपका लगाना है फार्मूला। ये हो गया कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए FC इक्वल टू 1/2πRC, ठीक है। जैसे आप ये फार्मूला में पुट करिएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सही रिज़ल्ट। ये देखिएगा करीबन आपका 1.273, सॉरी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैनेज करिएगा, किलो हर्ट्ज़ के करीबन आएगा, ठीक है, 1.273। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस आप फार्मूला और कुछ कुछ बेसिक्स को रिवाइज़ करते रहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप टैकल कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चंस को लाएंगे आपके सामने। तो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है। और ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।